गाइस, आज हम पढ़ेंगे मलबे का मालिक। इस कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों को फिर से देखना का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र है। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख फतेहदीना मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सूखी भटियारीन की भट्टी थी जहाँ अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लाइन पर नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुरेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्ला कतरा जयमल सिंह इतना जोरा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ अकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक़या सुनाई दे जाते वाली यह मस्जिद जो की त्यों खड़ी है। इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया? जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकतापूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर अशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलीगिर होने लगते। ज़्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णा नगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वत पूरा एक वाकई रिश्वत के पैसे से बना है। कहते हैं पाकिस्तान में अब रुख बिल्कुल उड़ गया है। यह ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार में बासा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है। यहाँ विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहाँ ज़्यादातर बासों और शहतीरों की ही दुकानें थीं जो सबकी एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपने लपेटे में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल के में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज़्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी ने भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस दिन वहाँ उस वीरान बाजार में आया और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भुलभुलाई में पड़ गया। बाई तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहाँ बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा खेल रहे थे और कुछ फासले पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बूढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसने घुटने पजामे में से बाहर को निकाल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 रिबन लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकाकर, इधर आ बेटे, आ तुझे चीज़ी देंगे आ।
और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसी तरह होठ बिछोड़कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे के बाहों से पकड़ गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाह छोड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सवाटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर, कसम खाने रोएगा तू, वह मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा, कह रही हूँ चुप कर। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर वहाँ थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुशक हो रहा था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे शैतीर रखे जाते रहते थे, वहाँ एक 3 मंजिल मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई देर पर धूप में उड़ते जड़ों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बूढ़े को वहाँ खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मैया जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बूढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इस गली में रहते थे। बूढ़े ने कहा, मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो मुझे मिल ही नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान ही सूरत देख लूँ। बूढ़े ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकलकर चला गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी, कहते हुए उसे एहसास हो आया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीछे बिछाकर बैठी थी वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिला हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था, या रखा पहलवान, जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और कीवरों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमगोई शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वह तो तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर थिरक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो चिड़चिड़ी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जुबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। यह मलबा उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाहों को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से सवर में उतार दी। तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकल चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट ले जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी, जिनकी क्याली पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे के पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है। यह और उसके घुटने जैसे जवाब दे गई और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद
उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली, हाय और ओए चिराग दिन। जले हुए किवाड़ को वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुराई गई थी। घनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे घनी की टोपी और बालों पर आ रहे। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो घनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पथरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 2-1 बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई। उनमें चहमगई चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिराग दिन का बाप घनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटनाएं आज अपने आप खुल कर जाएंगी। लोगों को लग रहा था कि जैसे वह मलबा ही घनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया, कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था, वहाँ के हिंदुओं पर ही उसका काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कोट बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जोबेदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योरी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गले में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश सवर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योरी से तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद कर दी, भाई पकड़ लिया और रखा उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबेदा, किश्वर और सुल्तान नीचे पहुंचे, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उनके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका था तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तो कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका था। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता रहा था, जहाँ न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न ही खुमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाहों में लिए हुए रो रहा था। बोल चिरागदीन बोल, तू कहाँ चला गया ओए? ओ किश्वर, हो सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे ओए, गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया ओए? और भुरभुरे की आवाज़ से लकड़ी के रिश्ते झड़ते जा रहे थे।